नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल है उस बीमारी के खिलाफ जिसने न जाने कितनों को अपनों से जुदा किया है। आज हल्ला बोल है उस बीमारी के खिलाफ जिसने बीते दिनों भारत देश को बेबस कर दिया है। लेकिन इसी के साथ ये हल्ला बोल है उस लापरवाही के खिलाफ, जानकारी के अभाव के खिलाफ, जो परिस्थितियां हैं, व्यवस्था है, उसकी कमियों के खिलाफ, जिन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन ऑफ फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया, सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मेदांता द मेडिसिटी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इस वेव में जो सबसे बड़ी चिंता है सर, वो उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि डॉक्टर त्रेहान, युवाओं को जिस तरह से कोरोना ग्रसित कर रहा है, कुछ ही देर में डॉक्टर त्रेहान की आवाज अभी नहीं जुड़ी है। डॉक्टर अशोक सेठ, पिछली बार भी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने पूरी जानकारी दी कि कैसे युवा बहुत ग्रसित हो रहे हैं, सबको सावधानी बरतनी है। अब हमने भी देखा किस तरह से हमारे सहयोगी रोहित सरदाना की भी इसी से मौत हो गई। सवाल यह है कि युवाओं को कैसे बचाएं। युवाओं में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट, थ्रोम्बोसिस है, ये क्या है? हार्ट को क्या असर हो रहा है कोविड के बाद? उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे समझना है? डॉक्टर सेठ, पहले तो मैं भी शोक प्रकट करना चाहता हूँ रोहित जी के लिए। हम लोग कल बहुत ही शॉक थे। कल मेरी वाइफ ने मुझे बताया और कहा कि ये न्यूज़ आई है। शी वॉज वेरी डिस्ट्रॉट और मैं भी सुन के बहुत ही डिस्ट्रॉट था। गॉड में उनको शांति दे। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, यस, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि यंग एज पे इस बार ज़्यादा हो रहा है सेकेंड वेव पे। वो इसलिए है, ये नहीं है कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं, ये है कि एक तो वायरस म्यूटेंट है, मल्टीप्लाई बड़ा फास्ट करता है, इन्फेक्टिव ज़्यादा है, एटलीस्ट 50% मोर इन्फेक्टिव है पिछले वायरस से। और दूसरी बात यह है कि इस बार अनफॉर्चुनेटली युवा अपनी लाइफ नॉर्मल जो हम कहते हैं कि लाइफ पे चल रहे हैं, उनको काम पे जाना पड़ता है, उनको बसेस में चढ़ना पड़ता है, उनको क्लोज सराउंडिंग्स में काम करना पड़ता है। तो हर तरीके से युवा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। लास्ट टाइम तो आपको याद होगा लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन धीरे धीरे हो रहा था, तो युवा का इतना एक्सपोजर नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस हार्ट को भी इफेक्ट करता है और हार्ट में क्लॉटिंग करता है, हार्ट में खून के थक्के जम सकते हैं, वो खून के थक्के लंग्स में भी जम सकते हैं और हार्ट की आर्टरीज में भी जम सकते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है। वो तो मेरे अपने कज़न को भी हो गया 3 दिन पहले, जिसको कोविड था और उसको 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ। लकीली वो उस वक्त इमरजेंसी में था, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिली तो वो बच गया। दूसरा ये होता है कि इस वायरस से हार्ट की वीकनेस, हार्ट मसल की वीकनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हार्ट के अराउंड। जब हार्ट की वीकनेस आती है तो उससे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, बीपी फॉलो होना शुरू हो जाता है, बड़ी रैपिडली प्रोग्रेशन होता है। और तीसरा, हार्ट की जब ये इन्वॉल्व करता है तो एरिथमियाज या हार्ट की रिदम फास्ट हो जाती है, वो या तो स्लो हो जाती है या हार्ट ब्लॉक में चली जाती है। और चौथी बात होती है लंग्स के अंदर क्लॉट आना, जो कि अचानक होता है, सडन होता है, उससे भी हार्ट पे असर पड़ता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है और ब्रेन में क्लॉट होना। ये एक जो सम्मिश्रण है, ये ज्यादातर यंग लोगों में देखा जाता है और ये कोविड का एक एडिशनल असर है, सीरियस कोविड का जो इफेक्ट करता है। तो इस बार यस, युवा इफेक्ट हुए हैं, ज्यादा तादाद में इफेक्ट हुए हैं, नंबर ज्यादा हैं, ये सब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको। और अनफॉर्चुनेटली एसिम्टोमेटिक भी युवा है, बट जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं वो काफी सीरियस हो रहे हैं। सर इसका पीरियड कौन सा है? इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, ये पीरियड कब है जब आपको ये क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ती है? डे 1 अगर हम सिम्टम के शुरुआत को माने, जिस दिन मतलब बुखार या खांसी या सिर दर्द या जो भी पहला जो इसका सिम्टम है वो दिखा, अगर उसे डे 1 माने, तो कितने दिनों के बाद इसके सेट इन होने के, इस तरह के क्लॉटिंग के, मतलब जो खून का थक्का बनता है उसके सेट इन होने की आशंका कितने दिनों के बाद है? और दूसरा सवाल इसी में दूसरा सवाल कि ये जो आजकल डी डाइमर टेस्ट करा रहे हैं डॉक्टर्स, उससे क्या ये डिटेक्ट हो जाएगा? कब कराएं, किस फ्रीक्वेंसी पर करा के देखते रहें? तीनों सवाल। ये 5th डे ऑनवर्ड्स इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। उससे पहले तो बड़े माइल्ड सिम्टम्स हो रहे होते हैं, खांसी जुकाम थोड़ा फीवर। ये डायरेक्ट वायरस का नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से ये सब होता है। खून की आर्टरीज में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो ब्लड एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं,
और ये खून की आर्टरीज डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो 5 दिन के बियॉन्ड ये सब ज़्यादा देखा जाता है। और इनफैक्ट एक तरफ तो वायरस खत्म हो रहा होता है बॉडी से, बाय 7 डेज तो वायरस की रेप्लिकेशन खत्म हो रही होती है बॉडी से, और इनफैक्ट बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो रहा होता है। और वही जब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिटोरेशंस जो हम ज़्यादा वरी करते हैं वो पहले 7 दिन की हमें इतनी ज़्यादा वरी नहीं होती है, जबकि 5 से लेके 12 दिन की वरी होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन, सबसे ज़्यादा डिटोरेशन और सबसे ज़्यादा मौतें देखी जाती हैं। और उसके बाद तो फिर अगर जो 12 दिन गुजर गए और उसमें मोर और लेस अगर मॉडरेट डिजीज ही चलती रही तो उसके बाद इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात ये रही। दूसरी, डी डाइमर टेस्ट एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है। डी डाइमर काफ़ी लोगों में इफेक्ट होता है, माइल्ड लेवल पे कई लोगों में इफेक्ट होता है। उसी टाइम पे हम 5th डे ऑनवर्ड जब मॉडरेट इन्फेक्शंस होते हैं तो ब्लड थिनर्स देते हैं। उसका ये एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही बन गया है, हर पेशेंट को ब्लड थिनर के इंजेक्शंस देना, जिसको क्लेक्सेन कहते हैं, जिसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन इंजेक्शंस कहते हैं। और ये इंजेक्शंस फिर एक जब खत्म हो जाते हैं, डिस्चार्ज के बाद भी टैबलेट्स कई लोगों में चलती रहती हैं अगर डी डाइमर इफेक्टेड हो। डी डाइमर एज अ बेसलाइन 5 डेज पे तो हम जरूर कराते हैं हर लोगों की, जिनमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्टेंट्स भी देखते हैं, सीआरपी को भी देखते हैं, फेरेटिन लेवल को भी देखा जाता है, डी डाइमर को देखा जाता है, और बहुत सीरियस केसेस जो प्रोग्रेस हो रहे थे उसमें इंटरल्यूकिन 6 भी देखा जाता है। ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है, ये फिर इसके बाद अगर ये बढ़े हुए होते हैं तो हम ऑब्वियसली पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स पे ज़रूर डालते हैं और उसके बाद इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को फॉलो करते हैं। स्पेशली ये कई बार हमें प्रेडिक्ट करके दिखाता है कि शायद उन पेशेंट्स में जिनकी ऑक्सीजन उस वक्त ठीक चल रही होती है ये आगे जाके न डिटोरेट करे। तो एक बड़ी ये फाइन साइंस हो गई है, इंक्लूडिंग प्रिडिक्शन। यही नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन कम हो गई है तब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, बट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एट 5 डेज, कंटिन्यूइंग फीवर एट 5 डेज प्रिडिक्ट कि शायद 2 दिन बाद इनको ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन ही है जो अंदर लंग्स के अंदर बढ़ता है। डायरेक्ट वायरस इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, क्लॉटिंग बढ़ती है लंग के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, और वो प्रिडिक्शन होती है जिसकी वजह से हम पहले ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास डॉक्टर सेठ। अब मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रेहान, आपके साथ शुरुआत करते हुए पूरे सवाल को नए तरीके से आपके सामने रखते हुए, इस बार की लहर में हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में कि जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन असल बीमारी के बाद, जैसा डॉक्टर सेठ ने भी कहा कि फर्स्ट फेज तो वो है जब वायरस अटैक कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट्स वो छोड़ जाता है, वो किस तरह की परेशानियां कॉज करते हैं, वो 5 दिन 6 दिन के बाद से शुरू होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई युवाओं में सडन कार्डियक अरेस्ट, थ्रोम्बोसिस, ये क्या है, इसको कैसे पहले से समझ जाएं? कौन सा वो फेज है जब सबसे संभल कर रहने की जरूरत है? कौन से टेस्ट कराएं, कब कराएं, कितनी बार कराएं? डॉक्टर त्रेहान। ये देखा गया है कि आज के दिन में 2 बातें। एक तो द नंबर ऑफ युवा जिनको संक्रमण हो रहा है और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनकी संख्या पिछली वेव से अब बढ़ गई है। जैसे वो अभी हमने देखा था कि पिछली बार कोई 14% जो थे वो 45% के नीचे थे जो एडमिशन हुए थे, अब वो 20% से भी ऊपर चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये देखा है ट्रेंड इस दौर में कि जो मेल फीमेल रेशियो है वो बदल गई। मेल जो अब एडमिट हो रहे हैं पिछले वेव के कंपैरिजन में डबल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि यंग मेल्स को ज्यादा ये हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो जैसे ये तो पता लग ही गया कि किस स्टेज पे क्या होता है, कैसे इन्फ्लेमेशन होती है, पर हमने ये देखा है कि अब पिछली वेव के मुकाबले में कार्डियक प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि पोस्ट कोविड पीरियड में एटलीस्ट 10 से 15% लोगों को हार्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा है। ये हमने स्टडी करी थी मेदांता में, उसमें ये जाहिर हुआ था कि जैसे इन्फ्लेमेशन हम डिटेक्ट करते हैं एकोकार्डियोग्राफी से या एमआरआई स्कैन से, और दूसरा फॉल इन द इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब ये कि जो उसकी पंपिंग की कैपेसिटी है वो कुछ कमजोर हो जाती है। अब इस टाइम हमने क्या देखा है कि कितनी
कितने युवा जो, क्योंकि हमारे को रेफर भी होते हैं बाहर से, हमारे अपने भी पेशेंट्स हैं, कि उनके ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हुआ वो इतना भयंकर था कि हार्ट के ऊपर भी बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ा जिस इन्फ्लेमेशन से, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और हार्ट की पंपिंग जो है कई लोगों में 20-25% तक आ गई, और सडनली वो फ्लैश पल्मोनरी एडिमा, जिसमें लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, वो फ्लैश पल्मोनरी एडिमा हुआ। इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है, और कई लोगों की जान चली गई इसी प्रोसेस में। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो हम सोच रहे हैं कि ये जो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो बॉडी के ऊपर अटैक होता है और बॉडी का रिएक्शन होता है वो और सीवियर हो गया है, जो पहली वेव में नहीं था और कम था। दूसरी बात जो हमने देखी है बहुत, कि जो कभी भी हमने इतना नहीं देखा था कि इतनी तादाद में जो चेस्ट सीटी है, इसको HRCT कहते हैं, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज टू द लंग्स, जिसमें पैचेस दिखते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, यंग लोग, और एज कंपेयर टू ओल्डर जो बुजुर्ग हैं, उसमें से 22/25, 23/25, मतलब 80 to 90% अफेक्शन ऑफ लंग्स बाय पैचेस, ये बहुत कम दिखा था पहली बार तो लगता था कि 50-60% हुआ। अब हम बहुत तादाद में देख रहे हैं कि लोगों की बहुत ज्यादा HRCT आ रही है। इसके एक और भी इसमें ऑब्जर्वेशन हमारी है कि इनकी जो ऑक्सीजनेशन लेवल है वो इतना बुरा इफेक्ट नहीं हो रहा, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि इनको बुखार ज्यादा हो रहा है और पैचेस ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशनशिप अब निकालें तो युवा में, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग और एक्टिव होता है, उसकी वजह से ये जो वायरस ट्रिगर करता है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स, वो यंगर लोगों में और इंटेंस है। और वो इंटेंसिटी की वजह से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनकी एडमिशन करी जा रही है, वो अभी मतलब ज्यादा तादाद में भी है और ज्यादा चिंताजनक भी है। इसीलिए मॉनिटरिंग जो हम कह रहे हैं कि दो बातें इसकी फिर निकलती हैं। एक तो युवा को बिल्कुल ये एहसास हो जाना चाहिए कि जो हम पहली बार सोच रहे थे कि यंग लोगों को ये इसका वायरस लगेगा ही तो बड़ा वाइड अटैक होगा, और इतने लोगों की इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी है कि उनको होगा ही नहीं। ये बात जो है इस दौर में बदल गई है। बदलने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों को हो रहा है, और उसमें से एडमिशन भी प्रोपोर्शनली 14 से 20% प्लस हो गई है। तीसरी बात यह है कि इनको जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो आ रहा है वो मेल्स में फीमेल से ज्यादा है। जो हम देख रहे हैं जी, लंग की स्थिति जिसमें पैचेस दिखते हैं वो भी मेल्स में ज्यादा है। तो इसका मतलब उनकी जो मॉनिटरिंग है हमें और भी इंटेंस करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब जैसे आप अभी समझा रहे थे डॉक्टर सेठ भी, कि भाई इसके साथ साथ वो जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, HRCT जिस टाइम पे करते हैं, जो उसमें एसेंशियल हो, बुखार जिसको चलता जा रहा है और सांस फूल रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका ऑक्सीजनेशन इतना बुरा ना हो, पर फिर भी उनका सांस फूल रहा है, तो उनके अंदर हमें कार्डियक कंडीशन को देखना जरूरी बन गया है। इसका मतलब कि जब आते हैं हॉस्पिटल में आए और ये जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं उनका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत इंटेंस है, तो उनकी कार्डियक एको भी कर लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि हार्ट फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। दूसरा जो कारण हो सकता है ये सडन कार्डियक अरेस्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यही है कि इतना इंटेंस रिएक्शन हुआ और वो जो छोटी छोटी आर्टरीज जिसको माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, उसके अंदर ब्लड जम गया, क्लॉट्स बन गए ये कैपिलरीज में, और वो लंग्स को भी इफेक्ट हुआ, ऑक्सीजनेशन को भी इफेक्ट हुआ, और हार्ट मसल की को भी डैमेज होने लगा। तो ये बातों देखते हुए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि रोज ही 1-2 कॉल्स आएंगी हमें, जो पेरिफेरल सेंटर से आएंगी या मीडियम साइज हॉस्पिटल से या और हॉस्पिटल से आएंगी कि ये पेशेंट इस स्थिति में पहुंच गया है कि इनको एको
एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन का ब्रीफ है। एक्मो का मतलब ये है कि एक मशीन लगाते हैं जिससे वो हमारी जो एक्स्ट्राकॉर्पोरियल ऑक्सीजनेटर है वो बॉडी को हेल्प करता है ऑक्सीजनेशन में और लंग्स को रेस्ट देता है, जिससे ये चांस हो जाए कि जो रिकवरी हो सकती है वो हो जाए और आहिस्ते आहिस्ते उनको एक्मो मशीन से उतारा जाए। तो ये रिक्वेस्ट अब पहली बार तो इतनी नहीं आ रही थी, इस बार एटलीस्ट दुगनी या 3 गुना आ रही है कि लोगों को इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब एक्मो की जरूरत पड़ रही है। जी, 2-3 सवाल और भी मन में, मैं वापस लौट रही हूँ डॉक्टर सुशीला आपके पास अब आते हुए। इस बार जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो लोगों में डर इस वजह से भी बहुत ज्यादा फैल रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो रिलेटिवली आफ्टर से 8th डे 8 के बाद 8वें दिन के बाद उन्हें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। उनके ऑक्सी लेवल्स जो सैचुरेशन है वो भी ठीक आता है, 95+ आता है, फीवर भी शायद बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। सिम्टम्स बड़े डिसेप्टिव हैं। आप फिर सीटी HRCT जब कराते हैं तो उसमें आपका जो लंग्स को डैमेज है वो आउट ऑफ 25, जैसा सर ने भी कहा, कभी 20, कभी 21, कभी 22 आ रहा है। वो बड़े डिसेप्टिव हैं। ऐसे में आप कैसे ट्रैक करेंगे कि आपकी स्थिति पहले HRCT के बाद नीचे की तरफ नहीं गिर रही है, या कैसे जानेंगे कि आपके हार्ट को, मतलब एक आम आदमी, जैसे डॉक्टर्स तो कई पैरामीटर्स को देख रहे हैं, बट एक कॉमन आदमी, क्या ये अगर स्टेल्थ के साथ, मतलब छुप कर इस तरह के कुछ हार्ट को प्रॉब्लम्स हैं, तो एक आदमी कब ये डिसाइड करे कि आई हैव टू कंसल्ट, मुझे डॉक्टर से बात करनी ही चाहिए और शायद मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये आदमी को कैसे पता चलेगा? धन्यवाद अंजना, आपने बहुत ही जो वाजिब सवाल पूछा है कि उसको डिटीरियरेशन को हम ट्रैक कैसे करें, या कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसके ऊपर किसी भी आम व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि मुझे अब डॉक्टर से बात करनी है। दूसरा ये है, इस वेव में क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा हैं, जो हेल्थ केयर है वो ओवरस्ट्रेन्ड है, डॉक्टर से मिलना, एडमिशन होना, ऑक्सीजन का मिलना, दवाइयों का मिलना भी चांसेस जो हैं पहली वेव से कम हो गए हैं। सो कुछ वार्निंग सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगी। ये बीमारी, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा और रेहन सर ने कहा, कि इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज वायरल का, दूसरा फेज इन्फ्लेमेशन का। तो कभी भी पहला बुखार आके 2-3 दिन का जो अच्छा फेज आता है, ये ना सोचें कि अब आप काम पे लौट सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जब तक 14 से 15 दिन बिल्कुल अच्छे से नहीं बीत जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी का असर पूरी तरह से चला गया है। पहले सप्ताह के कंपैरिजन में जो दूसरा सप्ताह है वो ज्यादा केयरफुल होने का सवाल है। और कुछ वार्निंग सिम्टम्स, अगर आपको बुखार 6 या 7 दिन से ज्यादा चल रहा है, चाहे हल्का ही क्यों ना हो, तो आपको जरूर मिल लेना चाहिए, कुछ टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। अगर रात को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रही है बुखार के आने के साथ, या आपको जो रूटीन एक्टिविटीज जैसे बाथरूम जाते थे, नहाते थे, कपड़े बदलते थे, उसमें धीरे धीरे आपको परेशानी आ रही है, आप उतना फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, या 6 मिनट चलने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल जो बेसलाइन था, पहले जैसे बेसलाइन 97 to 98 था, अब वो 2 पॉइंट घट के 94 to 95 के आसपास रह रहा है। तो जो लोग पहले से स्वस्थ हैं, उनकी जो लंग्स हैं वो काफी हद तक डैमेज को सहन कर लेते हैं बिना बताए। बट ये कुछ छोटी छोटी चीजें, कि अचानक से थकान का हो जाना, बुखार का बने रहना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग का होना, खाना बिल्कुल न खाना, पेशाब डार्क हो जाना, और आपका ऑक्सीजन लेवल आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ वॉक अपने बेसलाइन से 2 या 3 पॉइंट अगर गिर गया है, तो ये वो टाइम है जहां पर पेशेंट को सोच लेना चाहिए कि अब बात करनी जरूरी है। सांस की गति, जैसे जो परिवार के लोग साथ रहते हैं तो ये देखें कि सांस की गति तो कहीं तेज नहीं हो रही है, या मरीज ने सेंटेंसेस की बजाय छोटे छोटे शब्दों में बात करनी शुरू कर दी है, हाँ ना ठीक है, या बात करते करते समय, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं कि आप बात करते समय भी बात आपकी कट रही है, आप हाँफ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए। इस समय पे बहुत एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन शायद हर व्यक्ति नहीं करवा सकता है, लेकिन एक मैं कहूंगी सबसे अगर सेंसिटिव पैरामीटर है तो CRP का टेस्ट करवा लेना जरूरी है। और जिसकी भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है या फीवर परसिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, अगर सुविधा हो तो HRCT का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। अब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड का रोल है, तो 2nd वीक में अपने फैमिली फिजिशियन, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, अपने मित्र डॉक्टर से मिलकर, या कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर नहीं मिल पाते हैं या गाँव में हैं,
तो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके स्टेरॉइड शुरू किया जा सकता है, मैं ये कहना चाहूंगी। जी डॉक्टर सेठ, स्टेरॉइड्स पर आते हुए जहां तक मुझे जानकारी है, इस पर डॉक्टर्स की दो राय है कि आप सिम्टम्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहिए, और स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे कोमोबिडिटीज है जिसमें बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो कैसे उसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे ब्लड प्रेशर, कई लोगों की अगर हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की हो तो स्टेरॉइड्स उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। डायबिटीज, कई लोगों में तो चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दोनों है तो वो भी ट्रिगर हो जा रहा है, या फिर कोई भी परेशानी अगर ऐसे, क्या स्टेरॉइड्स को लेना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नेबुलाइज फिर भी कर ले, ओरल स्टेरॉइड्स लेना बहुत प्रिकॉशियस होना इस पर जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है स्टेरॉइड्स के यूज पर? मैं बहुत, अंजना जी, बहुत क्लियर डायरेक्शंस दूंगा सो दैट पब्लिक इसको समझ ले। आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल पूछा है, और मैं एक थोड़ी बहुत बात एक ये भी एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जो दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि पेशेंट समझ सकता है कि अब कोई बात ठीक नहीं चल रही है, कि अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है 5 दिन के बियॉन्ड, तो सोचिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ये वायरस का नहीं है। एंड सेकेंडली, जो मैडम ने बताया था कि 6 मिनट वॉक टेस्ट, हम उसको 6 मिनट की वॉक करने के बाद कहते हैं सैचुरेशन 3% न गिरे, बट एल्डरलीज में तो हम कहते हैं कि 3 मिनट वॉक कीजिए। कोई 75 साल का, 80 साल का, 85 साल का, 3 मिनट वॉक करके देखिए सैचुरेशन। ये दो प्रेडिक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं कि आगे क्या आने वाला है, जो कि आपकी लंग्स की प्रॉब्लम। सिर्फ हम सीटी स्कैन को ही नहीं ट्रीट करते हैं, हम पेशेंट को करते हैं, बट ये प्रेडिक्टर्स होते हैं कि आज अगर सीटी आज माइल्ड भी है तो 3 दिन के बाद वो मॉडरेट हो जाएगा, ये फीवर चल रहा है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है। आपने स्टेरॉइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है, और मैं पहले बता देना चाहता हूं कि माइल्ड डिजीज में जबकि वो पहले 5 दिन है, देखा गया है कि इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, उसको ब्यूटासाइड कहते हैं, उसके ट्रायल हुए हैं, वो हमारे ICMR की गाइडलाइंस में भी है कि जिनको खांसी है और बुखार है, उनको अगर हम उसी टाइम पे इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इनहेलर के थ्रू या स्पेस हेलर के थ्रू देना शुरू कर दें, तो हम उनका डिटोरेशन बचा सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन होने के चांसेस कम कर सकते हैं। वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, वो स्टेरॉइड्स इनहेल्ड होता है, सिस्टमिक नहीं होता है। सिर्फ उसकी प्रिकॉशन ये होती है कि यूज करने के बाद उसको गागल करके स्टेरॉइड को गले से रिमूव कर दें, सो दैट वहां पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये क्लियर कट बात है, ये हर एक को पता होनी चाहिए, इसका फायदा है। सेकेंडली आई बात अब आपकी, जो आपने पूछा कि टैबलेट स्टेरॉइड कब, तो वो भी 5 to 7 डेज बाद ही हम ओरल स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो मॉडरेट में यूज करते हैं। माइल्ड में इनहेल स्टेरॉइड्स गाइडलाइंस में आ गए हैं, मॉडरेट में ओरल स्टेरॉइड्स है। मॉडरेट क्या हुआ? जिनका फीवर 5 दिन के बाद चल रहा है, जिनके एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स लाइक CRP बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, जिनका सांस फूल रहा है, जिनकी तबीयत धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो ओरल स्टेरॉइड्स हैं। क्लियरली, चाहे डायबिटीज हो, चाहे और भी कोई प्रॉब्लम हो, वन ड्रग जो कि जान बचाती है वो है स्टेरॉइड्स। ये आपने सुना रेमडेसिविर आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, फैविपिराविर आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, ये सब कहीं नहीं दिखाया गया कि जान बचाती है। सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो जान बचा सकती हैं, वो है स्टेरॉइड्स, और सेकेंडली वो जो एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन या हेपरिन जो मैंने आपको बताया, जिससे कि क्लॉटिंग बचती है। ओरल स्टेरॉइड्स आसान होता है, घर में देना आसान होता है। हाँ, डायबिटीज थोड़ी अपसेट हो सकती है वो, बट दवा के जरिए, मॉनिटरिंग के जरिए पे ठीक आ सकती है। बट ये दवाइयाँ 5 to 7 डेज बाद ही इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। सही टाइम पे डॉक्टर का इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन आपने खुद जाके टैबलेट शुरू कर दी। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर स्टेरॉइड्स पहले स्टार्ट की जाए, शुरू में ही टैबलेट स्टार्ट की जाए, तो वो नुकसानदेह हो सकती है। हम कभी नहीं चाहते कि जब वो वायरस अंदर बैठा हुआ है और मल्टीप्लाई कर रहा है तब स्टेरॉइड स्टार्ट करें, क्योंकि तब वायरस इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो जाता है, और इनफैक्ट देखा गया कि हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए जब वायरस बॉडी से खत्म हो जाता है और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो स्टेरॉइड्स को तब इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही अगर टाइम पे इंट्रोड्यूस हो जाए स्टेरॉइड्स, विच इज अराउंड 5th to 7th डे इन प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन,
तब हम जान बचा सकते हैं। और यही अनफॉर्चुनेटली कई बार मिस आउट हो जाता है और लोग थोड़ा देर से पहुंचते हैं, तो फिर हमें हाई डोजेस पे स्टेरॉइड देनी पड़ती है। बट कंट्रा इंडिकेशन स्टेरॉइड का कोई नहीं है, बिकॉज ये जान बचाने के लिए ही ट्रीटमेंट है। कई सारे सवाल, क्योंकि हर घर, ज्यादातर घरों में कोई ना कोई कोविड से बीमार है, हर कोई उसका इलाज करने की कोशिश घर पर कर रहा है, अस्पतालों तक जो पहुंच रहे हैं वहां पर उनकी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या ऐसे टिप्स हैं जो देश के जाने माने डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं? अगर आप छोटे शहरों में हैं, गांवों में हैं, वहां तक ये जानकारी पहुंचे। इसीलिए हमारी ये कोशिश है। आप देख रहे हैं किस तरह से वरिष्ठ डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल हमने बुलाया है। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर त्रेहान, आपके साथ अब शुरुआत करते हुए जो एक सवाल मैंने पहले पूछा था, क्या 30 to 50 ईयर एज ग्रुप ज्यादा ससेप्टेबल है इस तरह के सडन कार्डियक अरेस्ट को लेकर? इसी के साथ जो सबसे खतरनाक पीरियड उसे डॉक्टर अशोक सेठ ने 7th to 12th डे बताया है। सिम्टम्स आने जब शुरू होते हैं उस दिन को डे 1 काउंट अगर हम करें तो कौन सा ये पीरियड है जो सबसे ज्यादा वॉच आउट करने की जरूरत है? किस डे पर सबसे इफेक्टिव होगा? अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट कराना है, डी डाइमर कराना है, सिटी स्कैन किस दिन कराना चाहिए सिम्टम्स के, ताकि वो इफेक्टिव आपको उसमें रिजल्ट्स दिखे? तो एज अ जनरल रूल पहले 5 से 7 दिन जो है वो वायरल फेज को कहते हैं। उसके अंदर जो वायरस को मेजर करने के लिए तो कोई ऐसा एक्यूरेट नहीं है कि एक वायरल लोड, पर आरटीपीसीआर टेस्ट से ही शुरुआत में आपको पता लग जाता है कि आपका वायरल लोड कितना है। जैसे आपका जो सीटी स्कोर होता है उसके अंदर, उससे पता लग जाता है कि ये माइल्ड है कि सीवियर है कि मॉडरेट है। तो एक चीज इसको शुरुआत से ध्यान में रखनी है कि कितना स्कोर आया था। दूसरा, जो वायरल फेज है उसके अंदर अगर जो फीवर हाई है, ऐसा लग रहा है कि कॉफ और वो ज्यादा है, तो उसके लिए जो एंटीवायरल ड्रग्स यूज करी गई हैं जैसे फेविप्रू है या रेमडेसिविर है, वो सिलेक्टेड केसेस में डॉक्टर की निगरानी में और उनकी जजमेंट को लेते हुए उसको उस पीरियड में यूज किया जा सकता है टू डिक्रीज द वायरल लोड। एक बात जो स्पष्ट है हम सबको कि इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है कि कितना इफेक्टिव है, और इसीलिए मैं इस टाइम बताना चाहूंगा कि अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर जिसके अंदर लगता है कि वायरल लोड हाई था, इंटेंस इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो उसमें ये फेविप्रू और रेमडेसिविर ने कुछ फायदा दिखाया है। लोगों के दिल में क्योंकि भय होता है, ये बैठ गया है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण है। ये सच नहीं है। रेमडेसिविर का जो यूज है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर जुडिशियसली यूज किया जाए। जिस एरिया में हम सोचते हैं कि ये रिएक्शन वायरस का लोड बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करी जा सकती है। और जो भी स्टडीज हुई हैं उन्होंने ये दिखाया है कि रेमडेसिविर जब सूटेबल केसेस में यूज करी गई, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो दौरान है वो कुछ दिन कम हो सकता है। मौत के ऊपर या मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पाया गया। तो इसीलिए ये मेंटली आपको पता होना चाहिए कि ये मत करें कि जल्दी जल्दी भाग के मार्केट से रेमडेसिविर जहां मिल रहा है वहां से लेके घर पे रख लेंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी। इतने लोगों को नहीं पड़ेगी और जिनको जरूरत होगी उनको नहीं उपलब्ध होगी। तो इसीलिए ये मैं एक चेतावनी देना चाहता था कि ये नहीं कि जरूरी हर एक को रेमडेसिविर लेनी। दूसरा ये होता है कि जब पैच देखा गया स्टडीज में कि लंग्स के ऊपर सिग्निफिकेंट पैचेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो उसी टाइम एक सेकंड इंडिकेशन होता है कि रेमडेसिविर हेल्प कर सकती है। उस विंडो के बाहर जब 7 दिन 8 दिन के बाद साइटोकाइन फेज शुरू होता है, उस फेज में रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। उस टाइम हम जो स्टेरॉइड्स और एंटी कोएगुलेंट्स हैं जैसे डिस्क्राइब किया गया ऑलरेडी, उनका रोल शुरू होता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि एक पब्लिक में ये भी नॉलेज है और हमने ही काफी बड़ी स्टडी करी थी टोसिजुमैब के ऊपर
कि एक फेज ऐसा आता है कि जब कोई और ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये डॉक्टर जो नॉलेजेबल है उसकी ओपिनियन से ही टोसिलुज़ुमैब कई बार एंड स्टेज पे जब साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत इंटेंस लग रहा है, और सब में नहीं क्योंकि मोस्टली स्टेरॉइड से कंट्रोल हो जाता है, उनके लिए हम जुडिशियसली टोसिलुज़ुमैब यूज करते हैं। टोसिलुज़ुमैब का, और ये मैं वार्निंग भी दे दूं कि टोसिलुज़ुमैब हर को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर, इसको किसी गलती से यूज किया गया तो वो एक तो साइटोकाइन सप्रेस करेगा, पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगी, वो भी बहुत कठिन हो सकती है पेशेंट के लिए। इसीलिए ये तो आपका हो गया जो सीक्वेंस ऑफ कौन सी ड्रग्स किस पीरियड में यूज करनी है, और टोसिलुज़ुमैब को तो बिल्कुल भी इंडिविजुअली आप हाथ मत लगाएं, हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, सिर्फ हॉस्पिटल्स में देनी है। इसकी सप्लाई भी, क्योंकि लोगों ने कॉर्नर करके होर्डिंग शुरू कर दी और ब्लैक मार्केट शुरू हो गई, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने विजडम में इसको कंट्रोल में ले लिया है और एलोकेशन हो गई है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एक कमिटीज बन गई है जिससे ही पता लगे कि कौन सा पेशेंट है, क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा पेशेंट है जिसको फायदा हो सकता है। अगर जो ऐसा हम फॉलो करेंगे तो आज के दिन हिंदुस्तान में हमारी अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग, तो प्रोटोकॉल जो बन गई है आईसीएमआर की, एडवाइजरीज भी आ गई है आईसीएमआर की, हेल्थ मिनिस्ट्री की, कि किस सीक्वेंस में क्या फायदेमंद है। इसीलिए हमें सबको यही फॉलो करना है, जो हमारे लिए डॉक्टरों के लिए जो जजमेंट का कॉल है वो जजमेंट हम लें। और जैसे जैसे ये देखा गया कि ये डिजीज को बढ़ती जा रही है, 95% पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे आज नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी जो हम हाई फ्लो कैनुला से करते हैं उससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। अब युवा की बात फिर मैं वापस आऊंगा कि युवा भी इसी पैटर्न में फिट है, बट हमें ये एहसास है कि कई युवा में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसको साइटोकाइन फेस कहते हैं, या समटाइम्स जब वो बहुत इंटेंस हो जाता है तो उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ट्रीटिंग डॉक्टर को वो साइंस और सिम्टम्स जरूर रिकग्नाइज करने चाहिए ठीक टाइम पे। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये नहीं है कि फिक्स्ड है हर एक पेशेंट के लिए, इसका फॉर्मूला जो है वो डॉक्टर ही समझ सकता है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि किस टाइम पे क्या यूज करना है। इसीलिए मैं कहूंगा कि 90% लोग जो है उनको घर पे ट्रीटमेंट करना सेफ है, पर अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। और आज तो मैंने जैसे बताया कि वेल एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स भी हैं, डॉक्टर्स को एहसास भी हो गया है, तो अपने आप डॉक्टर से संपर्क करें। नहीं तो बहुत आसान हो गया है आज के दिन, जैसे सब हॉस्पिटल ने इंक्लूडिंग मेदांता ने एक ऐप बनाए हुए हैं जो कोविड एप्स हैं, जिसपे आपको इमीडिएटली एडवाइस मिल सकती है, और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी है, सब कुछ रिव्यू हो सकता है। तो आप घर पे परेशान ना हो, अपनी ये किसी भी इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट की भी एप्स है, इससे संपर्क करें तो आपको नॉलेज मिल जाएगा कि मैं किस फेज में हूँ, मुझे कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए, कितना सेफ है मेरे लिए घर पे रहना, और मैं कहाँ जाऊं। अब इसका मतलब ये है कि कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर जो आपको लगता है कि ये मेरा सांस फूल रहा है, या आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर दिखा रहा है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ये भी इसमें टॉलरेंस होनी चाहिए। ये है कि 92, 91, 90 की तरफ जा रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इस्तेमाल 2-3 लीटर से भी बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग वो टेम्पररी फेज से निकल जाएंगे और घर पे ही ठीक हो जाएंगे। अगर जो आपके पास घर में आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है या ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं हो रही, तो अब स्टेप अप सेंटर्स बन गए हैं और ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी अवेलेबल है। सो अगर जो उन स्टेप अप से वो जो माइनर अमाउंट ऑफ लोग होंगे
जिनको हॉस्पिटल की जरूरत होगी तो वो जा सकते हैं या घर से या वो स्टेप अप सेंटर से। ये जो जनरल रूल बना है, इससे आप सबको फायदा हो सकता है कि आप अननेसेसरी हॉस्पिटल में मत जाएं। हॉस्पिटल के बेड्स ऑक्यूपाई करने से फायदा नहीं होगा अगर जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है उसको डिनाई नहीं होगा। ये हमारी सिविक ड्यूटी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से लें। सब बातें आपने सुनी, इसका भय तो है, पर पैनिक मत करें, क्योंकि पैनिक से संतुलन गड़बड़ हो जाता है और इधर उधर भागने से नुकसान हो सकता है। इमीडिएटली डॉक्टर जो इसको ट्रीट कर रहा है उसको एक्सेस करें और पूरी एडवाइस लेके अंडर द सुपरविजन आप अपना इलाज घर पे चला सकते हैं। तो युवा को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। वो पुराना जो था बिलीफ कि युवा कभी बीमार होगा नहीं या होगा तो हम बिल्कुल निकल जाएंगे, उसी की सावधानी आज हम ले रहे हैं कि इस दौर में उससे सावधान रहना है। ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, ट्रीटमेंट सुपरविजन के अंदर कराओ। मुझे लगता है यही है, बस ये मानना है और ये समझना है कि किन परिस्थितियों में क्या कुछ करना है। मुझे लगता है इस 1 घंटे में आप तीनों की जानकारी से कई लोगों को देश भर में फायदा होगा, क्योंकि ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, छोटे शहरों में जहां पर ज्यादा ये फैल रहा है वहां पर भी सावधानियां क्या बरतनी है, किसे आपको वार्निंग सिग्नल मानना है, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।